नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, लाजवाब हैं। तो जल्दी से लाइव आ जाइए, जुड़ जाइए मेरे साथ। हम लोग यहां पर चर्चा करेंगे एक शानदार सेशन की, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं प्रमुख आयोग। यहाँ पर हम लोगों ने कल राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पढ़ा था और मैंने आप लोगों को एक पूरी पीडीएफ एडवांस में दी थी कि ये पीडीएफ है, इसको आप लोग पढ़ेंगे। पूरी ईमानदारी से बताना किस किस भैया ने, किस किस बहन ने बोलो। ठीक है, मैं आज आपको लिखने का समय बहुत कम दूंगा, समझाने का समय ज़्यादा दूंगा, समझाने में टाइम ज़्यादा लगाऊंगा, क्योंकि जब मैंने कल आपको एडवांस में दी थी तो मैंने कल कहा था कि वह आपको नोट्स करने हैं, नोट्स बनाने हैं। तो आप लोग भैया सभी साथियों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि आप लोग बताइए। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं, सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। तो हम लोग बात कर लेते हैं आज। देखिए, हम लोगों ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पढ़ लिया था, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि राष्ट्रीय महिला आयोग पर। ठीक है, देखिए राष्ट्रीय महिला आयोग की हम बात करेंगे कि ये क्या है। ये एक वैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय महिला आयोग एक वैधानिक या स्टेट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका संविधान में वर्णन नहीं किया गया। वैधानिक का मतलब होता है ऐसी संस्थाएं, ऐसी बॉडीज जिनका जिनका संविधान में वर्णन ना हो। एक अधिनियम बनाया गया था भारतीय संसद द्वारा 1990 में, 1990 में एक अधिनियम बनाया गया, जिसके माध्यम से 31 जनवरी 1992 में भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई, जो कि एक सावधिक निकाय या वैधानिक निकाय। इसका मतलब ही होता है सावधिक यानी कि वैधानिक निकाय। क्या होगा? आप कहेंगे सर वैधानिक निकाय। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे निकाय, तो आप लोग मुझे बताएंगे कि सर ये वैधानिक निकाय है या संवैधानिक। आप कहेंगे सर संवैधानिक निकाय नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए संविधान में किसी भी प्रकार के अनुच्छेद की बात नहीं हुई है। तो आप बता देंगे सर राष्ट्रीय महिला आयोग, इसमें एक अध्यक्ष होता है और 5 अन्य सदस्य होते हैं। तो भैया इसमें एक अध्यक्ष यानी कि एक चेयरपर्सन होगा और 5 अन्य सदस्य होंगे। क्या होंगे? 5 अन्य सदस्य होंगे। ठीक है, 5 मेंबर्स। इसमें कुल मिलाकर 6 लोगों की टीम होती है, जिसमें एक अध्यक्ष होता है और एक अध्यक्ष, 5 सदस्य होते हैं। क्लियर कि सर राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब होती है? 31 जनवरी 1992 में। किसके द्वारा? भारतीय संसद द्वारा 1990 में पारित एक्ट के द्वारा, यानी कि राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 आता है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990, जिसके द्वारा 31 जनवरी 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई थी, 31 जनवरी 1992 में। ठीक है, इसमें एक चेयरपर्सन है और 5 अदर मेंबर्स हैं। ठीक, चलिए बात आती है कि सर यहाँ पर किसी एक सदस्य का, जो सदस्य होते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग में, इनमें से कोई एक सदस्य अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से होना अनिवार्य है। तो आप कहेंगे सर जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है या जनजाति है, आप कहेंगे राष्ट्रीय महिला आयोग में जो 5 सदस्य थे उनमें से एक सदस्य एससी से या एसटी से होना कंपलसरी है। वन ऑफ द मेंबर मस्ट बी फ्रॉम शेड्यूल्ड कास्ट एंड ट्राइब्स, यानी कि अनुसूचित जनजाति से या अनुसूचित जाति से होना जरूरी है, कंपलसरी है। ठीक है जी, चलिए समझ गए आप लोग। अब बात करते हैं कि सर नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रीय महिला आयोग में जो अध्यक्ष होते हैं, सदस्य होते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है? आप कहेंगे राष्ट्रपति करते हैं। और इनका कार्यकाल कितने वर्ष का है? आप कहेंगे भैया 3 वर्ष का है। कितने वर्ष का है जी? 3 वर्ष का है। ठीक है, चलिए हाँ जी, तो आपसे पूछा जा सकता है राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल कितना है? राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल। अब बात आती है कि सर इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, कि सर पहले अध्यक्ष कौन थी? तो आप कहेंगे सर जयंती पटनायक। कौन थी? जयंती पटनायक थी। वर्तमान में कौन है? आप कहेंगे विजया किशोर रेहाटकर। ठीक है, रहाटकर हम कह सकते हैं कि वर्तमान में आप कहेंगे सर श्रीमती विजया किशोर रहाटकर कौन है? तो ये चीजें आप लोग इसको लिख लीजिए। समझ गए? आप लोग मुझे बताइए, यहां पर हम बात करेंगे, ये पूरी पीडीएफ कंप्यूटर से निकल जाएगी, प्रिंट आउट निकलवा लेना पूरी पीडीएफ के। चलिए हाँ जी, बिल्कुल दीवानजी बैच की क्लास चल रही है आप लोगों की। तो हमने पढ़ा कि सर यहाँ अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति से एक सदस्य होना जरूरी है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? आप कहेंगे सर राष्ट्रपति करता है। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो पहली राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन थी? तो यहाँ पर जयंती पटनायक। वर्तमान में कौन है? विजया किशोर रहाटकर। देखिए महिला ही बनती है अध्यक्ष। कौन बनती है? राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन बनती है? महिला ही बनती है। तो ये आप लिखेंगे। सर संवैधानिक और वैधानिक में अंतर क्या है? बिल्कुल मैं इसको जरूर बताऊंगा। देखिए संवैधानिक का मतलब है जिनका प्रावधान संविधान में किया गया हो, जिनका प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया हो, इट्स कॉल कॉन्स्टिट्यूशनल या संवैधानिक। लेकिन जिनका प्रावधान संविधान में नहीं है, जिनके लिए अधिनियम बनाकर व्यवस्थाएं की गई हैं, वो वैधानिक होते हैं, वो स्टेट्यूटरी होते हैं। चलिए यहां पर आपने लिख लिया, यहां पर आप लोगों ने लिख लिया। नहीं, लिखने का समय नहीं मिलेगा, नहीं बैक करो, लिखना है। जब मैंने कल एडवांस में दी थी पीडीएफ, क्यों नहीं लिखा था? क्यों नहीं लिखा था आपने? नहीं, बैक नहीं होगी अब। ठीक है, बैक नहीं होगी भैया। इतना टाइम थोड़ी है कि आपको मैं यहाँ पर हट जाऊं, फिर मैं आपको लिखने दूं, पहले मैं समझाऊं, फिर बताऊं, फिर मैं आपको कहूं कि अब लिखो, और फिर मैं साइड हो जाऊं, लो जी, और फिर मैं आपसे पूछूं कि लिख लिया क्या? ये नहीं होता। शिवा यादव जी, अजीत सर RWA,
ठीक है जी। चलिए यहाँ पर हमने पढ़ लिया विजया किशोर रहाटकर। विजया किशोर रहाटकर वर्तमान अध्यक्ष हैं। जयंती पटनायक पहली थी। कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और 5 सदस्यों में 1 सदस्य अनुसूचित जाति या जनजाति का होना चाहिए। ठीक है, बात आ जाती है सर, यहाँ पर हम बात करेंगे कि सर इनको जो है क्या क्या कार्य, इनके फंक्शंस क्या हैं। फंक्शंस की बात यहाँ पर होगी। आप कहेंगे सर महिलाओं के लिए सांविधिक अधिकारों हेतु सुरक्षा और उपाय। हम बात करेंगे टू टेक प्रोटेक्शन एंड मेजर फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स फॉर वुमेन, कि सर महिलाओं के लिए सांविधिक यानी कि लीगल राइट जो होंगे, जो भी उनसे सुरक्षा हो सकती है, अधिकारों हेतु सुरक्षा और उपाय करना, ये भैया महिला आयोग का काम है। महिला संबंधित कानूनों की समीक्षा करना, टू रिव्यू लॉज रिलेटेड टू वुमेन, और इन्हें सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त है। महिला आयोग को भैया सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त है। चलिए चलिए लिख लीजिए यहां पर। हाँ जी, बहुत बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर हमने ये सारी चीजें लिख ली, हमने ये पढ़ लिया कि इट हैज द पावर ऑफ सिविल कोर्ट, कि सर जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास भी सिविल न्यायालय था, वैसे ही राष्ट्रीय महिला आयोग के पास भी सिविल न्यायालय की पावर है, सिविल कोर्ट की पावर है। ये महिलाओं से संबंधित कानूनों की समीक्षा करते हैं और महिलाओं के लिए सांविधिक अधिकारों हेतु सुरक्षा और उपाय करते हैं। चलिए ये इनके क्या हो गए, कार्य हो गए। क्या हो गए जी, कार्य हो गए। क्या यहाँ तक आपने लिखेंगे? चलिए चलिए जल्दी जल्दी से बताइए। एक कह रहा है हाथ से लिखकर पढ़ाओ, वरना लिखने का टाइम दो, मुझे बहुत गुस्सा आ रही है। तो भैया गुस्सा आ रही तो आप अपने गुस्से को अपने पास रखो ना, वो गुस्सा आपके काम आएगा। इस गुस्से को आप अपने यूज में करो, अपने यूज में करो, इस गुस्से को कंट्रोल में करो। कल जब मैंने आपको एडवांस में पीडीएफ देने का मतलब समझते हैं आप क्या होता है? समझते हैं आप? उसका मतलब ये होता है कि भैया आपको पीडीएफ मिल गई है, चाहो तो उसका प्रिंट आउट निकलवा लो, चाहो तो आप उससे नोट्स बना लो, जो आप चाहे वो कर लो। और जितनी बातें मैं आपसे कर रहा हूँ, क्या 3 सेंटेंस आप नहीं लिख पा रहे हो? नहीं लिख पा रहे हो 2 मिनट में? ये फालतू के जो बहानेबाजी है ना, इन्हें मत किया करो, इन्हें मत किया करो। देखिए मेरा उद्देश्य सिर्फ साफ कहना है। मेरी बातें बहुत सारे लोगों को कड़वी भी लगती हैं। क्या अजय सर ने ऐसे क्यों बोला? क्योंकि मैं आपके भविष्य के लिए बोलता हूँ भाई। मुझे नहीं आता कि मैं आपको बहला फुसलाकर चीजें वैसे करूं ना। मैं सच बोलूंगा, भले ही आपको कड़वा लग सकता है, लेकिन ये कड़वापन जब आपका सिलेक्शन होगा तब आपको लगेगा कि यार वो सही कहते थे, वो सही कहते थे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हमने पढ़ ली, यहाँ पर सारी चीजों को हमने पढ़ लिया कि सर ये चीजें हमने लिख ली। बात आ जाती है सर ओबीसी की। यहाँ पर हम बात करेंगे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। ठीक है, आप कहेंगे सर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, अब इसको संवैधानिक प्रावधान लिखा है मैंने। अब आप कहोगे सर अभी तक तो आप वैधानिक लिख रहे थे, अब यहां पर आप संवैधानिक लिख रहे हो, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों, उसके बारे में मैं बात करता हूं। देखिए जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, आप जानते हैं कि सर ये अनुच्छेद अनुच्छेद 200 338 की बात होगी। अनुच्छेद 338, अनुच्छेद 338, 338 ए, 338 बी, ये सभी किससे संबंधित हैं? इनसे, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, इनसे संबंधित होंगे। ठीक है, यहां तक हमने पढ़ा। हम बात करेंगे सर यह एक संवैधानिक निकाय है, यह सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक रूप से पिछड़े वर्गों के हितों की रक्षा करता है। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी? आप कहेंगे सर 14 अगस्त 1993 को इसकी स्थापना की गई, लेकिन इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया है 102वां संविधान संशोधन 2018 के द्वारा, 102वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2018। इसका मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2018। इसका मतलब भी यहां पर अगर चाहें तो इसे लिख सकते हैं 102वां संविधान संशोधन, 102वां संविधान संशोधन अधिनियम, संशोधन अधिनियम, संशोधन अधिनियम 1993। ये चीजें आप लोग लिख सकते हैं। सॉरी, अधिनियम 2018 है ना, ये अधिनियम तो 2018 है। ठीक है कि सर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया है? तो 102वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के द्वारा। स्थापना कब हुई थी? तो आप कहेंगे सर 14 अगस्त 1993 को। कि सर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ये कॉन्स्टिट्यूशनल है या स्टेट्यूटरी? ये संवैधानिक है या सांविधिक, मतलब वैधानिक है या संवैधानिक? तो आप कहेंगे सर ये संवैधानिक है। ये क्या है? संवैधानिक। सिविल न्यायालय का मतलब होता है कि ये अपने आप सजा भी दे सकते हैं। सिविल न्यायालय का मतलब है कि सर ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, ये अपने आप सजा भी दे सकते हैं। ठीक है, चलिए चलिए, बहुत शानदार, लाजवाब। गर्म पानी है? चलिए बहुत बढ़िया, यहां तक आप लोग पढ़ लीजिए। हाँ जी, अंतिम कुमार जी क्या बताया भैया? ज्यादा गर्म है? चलिए बहुत बढ़िया।
यहां तक आप लिख लेंगे। आगे बात आती है कि सर नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास ये संवैधानिक है। इसका संवैधानिक प्रावधान ये है कि संवैधानिक निकाय या सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक रूप से पिछड़े वर्गों के हितों की रक्षा करता है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इट प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली एंड कल्चरली बैकवर्ड क्लासेस। इसकी स्थापना 14 अगस्त 1993 को होती है, लेकिन इसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? तो इसे 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के द्वारा संविधान संशोधन के माध्यम से संवैधानिक दर्जा दिया गया। क्लियर? लिख लिया? थम कर दें जल्दी से। ठीक है, थम करिए। दो सेंटेंस ये हो गए और एक सेंटेंस ये हुआ। पूरा 3 सेंटेंस हैं ये, मात्र 3 सेंटेंस। तो 3 सेंटेंस को आप लिख ही सकते हैं अच्छे से, या नहीं लिख पाएंगे? बताएं बताएं जल्दी से। लिख लेंगे। चलिए आगे बात करते हैं कि सर यहां पर हमने पढ़ लिया, यहां हमने पढ़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के द्वारा क्या किया गया? नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास में 2 अनुच्छेद जोड़े गए। कितने? 2 अनुच्छेद जोड़े गए। 2 अनुच्छेद कौन कौन से जोड़े जाते हैं? आप कहेंगे सर, यहां पर हम कहेंगे 338B। इसमें लिखा है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों से संबंधित शिकायतों और कल्याणकारी आयों का जांच करना। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे सर, यहां पर क्या होगा? हाँ जी, यहां पर आप कहेंगे सर सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों से संबंधित शिकायतों और कल्याणकारी आयों का जांच करना। कौन से आर्टिकल में? 238B में। 238B में। और एक आर्टिकल है 242A। 242A कहता है कि सर राष्ट्रपति को राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश में सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को निर्दिष्ट करने का अधिकार है। देखिए ये अधिकार किसे है कि कौन सा वर्ग पिछड़ा वर्ग है, ये कौन अनाउंस करता है, किसको बताया जाता है? चलिए, संतोष कुमार, गर्म पानी प्लास्टिक में। हाँ, कल से शीशे की बोतल चाहिए। ठीक है, मेरी गाड़ी में से ले लेना शीशे की बोतल। चलिए, वैसे मैं शीशे में पीता हूँ, लेकिन आज ये प्लास्टिक की बोतल में है। मैं शीशे में ही पीता हूँ पानी। ठीक है। देखिए अर्चना कुमारी कह रही है सर हम पहले ही लिख लिए थे, आप कल बोले थे। बिल्कुल मेरी बहन, मैं यही तो चाहता था, मैं यही तो चाह रहा था कि सभी लोग पहले ही इसको नोट डाउन कर लें, सभी लोग इसको लिख लें। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम यह है कि लिखना नहीं चाहते और फिर गलती किसकी हो जाती है? मास्टर की, टीचर की गलती हो जाती है। टीचर को भैया, टीचर को गलत साबित कर दिया जाता है कि अरे सर आपने लिखने का समय नहीं दिया था, आप जो है लिखकर नहीं पढ़ाते हो या कुछ। फिर बहुत सारी चीजें आप लोग, 1-2 बच्चे बोलते हैं, मात्र 1 या 2 बच्चे, मैं स्टार्टिंग से देख रहा हूं उनको। ठीक है, मैं बस ये कहना चाह रहा हूं कि भैया इन चीजों को आप दूसरे के ऊपर मत मढ़ो, अपने अंदर की कमजोरियों को समझो। सफलता कब मिलती है? जब मैं अपने अंदर की कमियों को समझूंगा, मैं उन कमियों पर काम करूंगा कि भाई ये मेरी कमजोरी है, इन पर मुझे काम करना चाहिए, तभी मैं सफल हो पाऊंगा। यदि मैं बहानेबाजी करने लग जाऊं कि भाई लिख के पढ़ाओ, मुझे समझ नहीं आता, कि भाई लिखने का टाइम दो, मैं नहीं लिख पाता, तो ये टीचर की कमी नहीं है, ये मेरी कमी है, ये मेरी कमी है। ठीक है, बिल्कुल मान्यता लिख चुकी हैं। चलिए बहुत बढ़िया। आप कहेंगे सर यहां पर राष्ट्रपति को अधिकार है, आर्टिकल 342A में, अनुच्छेद 342A कहता है कि राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि राष्ट्रपति राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं उनको निर्दिष्ट करने का अधिकार है, मतलब उनको घोषित करने का अधिकार है कि ये वर्ग पिछड़ा वर्ग है, ये ओबीसी में आता है, ये अदर बैकवर्ड कास्ट में आता है। तो वो अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति का कौन से आर्टिकल में? आप कहेंगे सर 342A में। तो भैया इसके द्वारा 2 अनुच्छेद जोड़े गए, कौन कौन से? 338B, 242A, 342A। तो आप कहेंगे सर 2 अनुच्छेद जोड़े। कौन कौन से जोड़े थे? आप कहेंगे सर ये 2 आर्टिकल जोड़ दिए थे कि सर 338B में क्या है? सामाजिक, शैक्षणिक और पिछड़े रूप से संबंधित शिकायतों और कल्याणों के या कल्याणकारी आयों की जांच करना, ये किसमें है? अनुच्छेद 338B में है। चलिए बताइए, लिख लिया यहां तक आप लोगों ने? बताएं, यहां तक लिख लिया हो तो थम कर देना, बताइए। अच्छा अंतिम जी, और क्या बता रहे थे? और क्या बता रहे थे अंतिम? या जी सर की पॉलिटी खत्म होने वाली है। अच्छा, और क्या बता रहे थे? चलिए लिख लिया, आगे बात करते हैं। बात आ जाती है सर इनके क्षेत्र अधिकार क्या हैं, इनके जुरिक्शंस क्या हैं, कि सर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग, ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, कि इनके ऊपर किसका क्षेत्र अधिकार है? कि सर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग पर किसका नियंत्रण रहता है, कौन से मंत्रालय का नियंत्रण रहता है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, यानी कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है, जिसमें एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है और 3 सदस्य होते हैं। क्या होता है जी? 3 सदस्य होते हैं। चलिए प्लीज जल्दी जल्दी से नोट डाउन करिए कि नियुक्ति कौन करेगा अध्यक्ष और सदस्यों की? उपाध्यक्ष की राष्ट्रपति करेंगे। कार्यकाल क्या है? 3 वर्ष का है। अब यहां पर
आप बताएंगे कि ये मैं आपको यहाँ पर होमवर्क में रखूंगा, ये क्वेश्चन मैं आप दिया करूंगा, बीच बीच में मैं आपसे आपसे आंसर भी मांगा करूंगा कि इसके पहले अध्यक्ष आप मुझे बताइए। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के पहले अध्यक्ष आपको बताने हैं, ठीक है। और वर्तमान अध्यक्ष मैं आपको बता देता हूं, हंसराज गंगाराम अहीर। हंसराज गंगाराम अहीर वाज अहीर इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, यानी कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के वर्तमान जो अध्यक्ष है उनका नाम है हंसराज गंगाराम अहीर, जबकि पहले आपको बताने हैं। दूसरा, कार्यकाल कितना है? कार्यकाल कितना है? 3 साल का। नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। संरचना कितनी है? एक अध्यक्ष है, एक उपाध्यक्ष है, 3 अन्य सदस्य, कुल मिलाकर 5 लोग हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का मुख्यालय कहां है? नई दिल्ली में। कहां पर? नई दिल्ली में। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग किसके अधीन काम करता है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। जल्दी से लिख लीजिए, जल्दी जल्दी से इसको लिख लीजिए भैया। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, अतिन कुमार हैं वो, माफी चाहूंगा, माफी चाहूंगा। अतिन, मैं अंतिम अंतिम पढ़ रहा था बार बार। अतिन, ओके। अनित, अनित नाम बताया इन्होंने, क्या बताया? अतिन है, ओके ओके अतिन। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि सर प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग, बेटा यही तो कंफ्यूजन करने के लिए मैंने पूछा था आपसे, प्रथम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन थे? कुछ बच्चे कह रहे हैं काका कालेलकर। काका कालेलकर भैया पहले पिछड़े वर्ग आयोग के थे। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग तो था ही नहीं उस समय, राष्ट्रीय थोड़ी बना था, वो तो पिछड़ा वर्ग आयोग बना था। हाँ जी अतिन, बिल्कुल। हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि सर प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग 29 जनवरी 1953 में हुआ था, और काका कालेलकर इसके पहले अध्यक्ष बने थे। क्या भैया? काका कालेलकर इसके पहले अध्यक्ष बने। दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग कब बनाया गया था? 1970 में बना था। क्या आप कहेंगे नहीं जी 1970 में नहीं बना है, तो फिर कब बना? सर पीछे कर दो, अरे भैया लो, लो जी, लो, लो जी। भैया मुझे लग रहा है कि आपको जो है पढ़ना चाहिए जी, मेहनत करनी चाहिए, वरना बिना मेहनत किए तो भैया मुझे लगता नहीं कि कुछ हो पाएगा। प्लीज़ रिक्वेस्ट है जी आपसे, ये रिक्वेस्ट है जी आपसे, आप लोग इसको पढ़ लो। चलिए, हाँ जी। अब मैंने आपसे कहा ये सारी चीज़ें आप लिख लीजिए। आगे बात आ रही थी, आगे बात यहाँ पर आ रही थी, तो आप क्या कहेंगे? सर ये 1797 होगा ना? ये तो गलत लिख दिया मैंने, ओहो गलत टाइप कर दिया ये हमारे महोदय ने। ओहो ये तो बड़ी समस्या हो जाती, ये तो बड़ी समस्या हो जाती जी। आप कहेंगे सर ये क्या हो जाएगा? ये कहेंगे 1979। ये कितना है? 1979। चलिए हम कहेंगे सर पहला कब बना था प्रथम पिछड़ा वर्ग? ये राष्ट्रीय नहीं है, मैं बता देता हूँ, ये नेशनल नहीं था। ये आप कहेंगे 29 जनवरी 1953 में, 1953 में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग बना था, जिसके अध्यक्ष थे काका कालेलकर। दूसरा बना था 1979 में, जिसके अध्यक्ष थे बीपी मंडल, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल इनका पूरा नाम है, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल इनका पूरा नाम है। ठीक है, अब बात आती है कि सर ये क्या करता है? अधिकारों के उल्लंघन के संबंध में शिकायतों की जांच करता है। क्या करता है जी? जांच करता है। यहां पर आप लिखेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। यह अर्ध न्यायिक संस्था है, सिविल कोर्ट की शक्ति प्राप्त है। वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजी जाती है। ठीक है कि सर ये अपनी जो अर्ध न्यायिक संस्था है, ये क्यूसी जुडिशियल इंस्टीट्यूशन है, और ये जो है सिविल कोर्ट की शक्ति इसको भी प्राप्त है, और ये वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को पेश करता है। किसको? राष्ट्रपति को देते हैं, राष्ट्रपति को देते हैं। चलिए, तो आपने ये भी पढ़ लिया भैया कि सर अब तक कितने पिछले वर्ग आयोग बने थे? तो अब तक 2 पिछले वर्ग आयोग बने हैं, पहला 1953 में, दूसरा 1979 में, दूसरा 1979 में। ठीक है, पहले के अध्यक्ष थे काका कालेलकर, दूसरे के अध्यक्ष थे बीपी मंडल, जिनका पूरा नाम है, आप कह सकते हैं सर जिनका पूरा नाम क्या हो जाएगा? जिनका पूरा नाम हो जाएगा भैया बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। क्लियर है यहाँ तक? बताइए। अंतिम क्लास थोड़ी हो जाएगी भैया, अंतिम क्लास अभी कहाँ हो जाएगी? अभी अंतिम कहाँ से हो जाएगी? अभी तो कुछ बचे हुए हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है, फिर जनजाति पढ़ेंगे। ये भी संवैधानिक निकाय है। इस आयोग का गठन 89वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा 19 फरवरी 2004 में किया गया। कि सर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग कब बनाया गया है? 2004 में। इसके पूर्व 1978 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग होता था, लेकिन क्या किया गया? 89वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा इसको अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग को 2 भागों में बांट दिया। एक बना दिया राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, एक बना दिया राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। ठीक है, 2 भागों में कब बांट दिया? 2004 में। कौन सी फरवरी में? 19 फरवरी में। आप कहेंगे सर 19 फरवरी 2004 में इसको 2 भागों में बांट दिया। एक बना दिया राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, एक बना दिया राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। ठीक है कि भैया ये बताइए
ये बताइए, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग कब दो भागों में विभाजित हुआ? 2004 में। ये बना कब था राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग? ये बना था 1978 में, लेकिन 2004 में 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा इसे दो भागों में बांट दिया था। कब? आप कहेंगे सर 2004 में। चलिए, बहुत बढ़िया, धन्यवाद भैया विप्लव यादव, बहुत बहुत धन्यवाद इस प्यार के लिए और इस सम्मान के लिए। चलिए, कोशिश करो आप अपने अंदर की कमी को ढूंढने की और फिर एक कमेंट करो, तब अच्छा लगेगा। चलिए, पढ़ लिया यहाँ पर, आगे बात करते हैं, आगे बात कर लेते हैं। चलिए बताइए, लिख लीजिए प्लीज, यहाँ तक मैं साइड ही तो खड़ा हूँ। अब इतना तो आपको लिख ही जाना चाहिए कि सर संवैधानिक मैंने बता दिया, वैधानिक मैंने बता दिया। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी। चलिए, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। बिल्कुल भैया यादव जी। चलिए, बहुत बढ़िया जी, शानदार। लिख चुके कि सर संवैधानिक प्रावधान इस आयोग का गठन 89वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 19 फरवरी 2004 को किया गया था। इससे पहले 1978 में यह राष्ट्रीय अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग के नाम से जाना जाता था। नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स कमीशन 2004 में इसको क्या कर दिया गया? डिवाइड कर दिया टू पार्ट में। एक बन गया राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, एक बन गया राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। चलिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का वर्णन किसमें? अनुच्छेद, आप कहेंगे अनुच्छेद 338 में। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का वर्णन किसमें है? 338 ए में। और 338 बी किससे संबंधित था? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से। किससे? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से। अब यहां पर हम बात कर लेते हैं कि सर ये किसमें आता है, इसमें किसका क्षेत्र अधिकार है? तो कौन से मंत्रालय के अधीन ये काम करता है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। आप कह सकते हैं कि सर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, ये तीनों ही किसके किसके नियंत्रण में, किसके कंट्रोल में काम करते हैं? आप कहेंगे सर ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन काम करते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। इसका मुख्यालय कहाँ होगा? नई दिल्ली में। अब इसमें एक अध्यक्ष है, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य हैं। यहां भी एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा, 3 अन्य सदस्य होंगे, 3 अन्य सदस्य होंगे। चलिए नोट डाउन करिए, लिख लीजिए बहुत जल्दी से। हाँ जी, लिख लेंगे। चलिए जल्दी जल्दी से लिखिए कि सर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग किसमें है? 338 में। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग किसमें? 338 ए में। कि ये जो आर्टिकल है, ये जो प्रावधान है, ये कब किया गया है? कब किया गया है? संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? जल्दी से बताइए। चलिए, मंजीत जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया, उपेंद्र यादव जी बहुत बहुत धन्यवाद। हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर लिख लिया आपने। चलिए गजब, बहुत बढ़िया, यहां तक आपने लिख चुके होंगे। आगे बात करते हैं, आगे बात कर लेते हैं कि सर इनकी नियुक्ति कौन कर रहा है? इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति महोदय कर रहे हैं। अभी तक सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय कर रहे हैं। कार्यकाल कितना है? 3 वर्ष का। पहले अध्यक्ष कौन थे इसके? सूरज भान थे। वर्तमान में किशोर मकवाना है कि भैया राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के पहले अध्यक्ष थे सूरज भान, वर्तमान में कौन है? किशोर मकवाना। ठीक है, जबकि पहली बार जब इसका 1978 में गठन हुआ था, तब इसके भोला पासवान शास्त्री। देखिए, 2 प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा कि सर पहले अध्यक्ष कौन थे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग के? तब आप कहेंगे सर भोला पासवान शास्त्री। लेकिन जब ये पूछा जाएगा कि भैया राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, क्योंकि अनुसूचित जनजाति आयोग अलग हटा, तो आप कहेंगे सूरज भान थे। कौन थे? सूरज भान थे। ठीक, अब ये लिख लीजिए। आप कोई कहेंगे कि सर अरे आप तो समझा नहीं रहे। अरे भैया इसमें जो है ये फैक्ट हैं, और फैक्ट कभी नहीं समझाए जाते हैं, इनको याद ही करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है जी? याद ही करना पड़ता है। देखिए, मैं एक बुक लेकर आ रहा हूं, मेरी बुक मैं लिख रहा हूं, पॉलिटी की बुक मैं लिख रहा हूं, और मैं काफी समय से उस पर मेहनत भी कर रहा हूं। तो मैं ये मान के चलता हूं कि अगर अगर कोई पीसीएस भी जाना चाहता है, आईएएस भी करना चाहता है, कोई भी एग्जाम देना चाहता है, तो मैं इस लेवल से उस बुक को बना रहा हूं ताकि कोई भी प्रश्न ऐसा ना हो जो उस बुक में ना मिले। ठीक है, चलिए वरुण कह रहे हैं कि सर आपसे पढ़कर मैंने अपनी पॉलिटी अच्छी कर ली। बहुत बढ़िया, ये मेहनत है, आपकी मेहनत आपने की, आपको बढ़िया लग रही है। लेकिन कुछ अभी भी हैं, 1-2 अभी भी हैं, वो कहते हैं वो सिर्फ क्या कहते हैं, टीचर की गलती है, बच्चे की नहीं। ठीक है, वो सिर्फ यही कहेंगे कि जी टीचर की गलती है। ना, टीचर को नहीं आ रहा ना, 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 मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, मेरी गलती नहीं है। टीचर नहीं पढ़ा पा रहा, टीचर की गलती है। टीचर को क्या पता। अब भैया कौन बताए कि अभी तो आप कह सकते हो, लेकिन एग्जाम में आप नहीं कह सकते कि ये प्रश्न हमारी क्लास का नहीं था, ये प्रश्न हमारी क्लास का नहीं था। देखिए, कोशिश तो ये है कि कोशिश तो ये थी कि मैं जो है इसको जुलाई में ही ले आऊं। जुलाई में नहीं लाया तो 10 तारीख को जो सेल आती है उसमें मैं जरूर लेकर आऊंगा। चलिए लिख लीजिए आप लोग यहाँ पर। आगे बात कर लेते हैं कि सर अनुसूचित अनुसूचित यहाँ पर बात करेंगे अनुसूचित जातियों के संरक्षण, कल्याण तथा विकास और उन्नति के संबंध में कार्यों का निर्वहन करना, अनुसूचित जातियों के सामाजिक आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लेना और सलाह देना। ठीक है, एक तरीके से डेवलपमेंट करना है, एक तरीके से अनुसूचित जातियों का पक्ष रखना है, उनका विकास करना है, उनका संरक्षण करना है, उन्हें न्याय दिलवाना है। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे अनुसूचित जनजाति आयोग की, अनुसूचित जनजाति आयोग की। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बात कर लें। यहां पर हम बात करेंगे, पहले ये आप लोग लिख लीजिए। चलिए
ये आप लिखिए। अब इसमें 2-3 चीजें और मैं बताता हूं। अगर देश में, केंद्र में अगर रिपोर्ट पेश करनी होती है अध्यक्ष को, तो वो राष्ट्रपति को देता है। राज्य में अगर रिपोर्ट देनी होती है तो वो राज्यपाल को देता है। मान लीजिए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अगर केंद्र में रिपोर्ट पेश करेगा तो किसे देगा? राष्ट्रपति को। यदि ये राज्य में रिपोर्ट पेश करेगा तो राज्यपाल को देगा। किसको देगा जी? राज्यपाल को देगा। ठीक है, चलिए आगे बात कर लें। ये भैया आप लोगों के लिए है, इसको आप लोग देखिए कि सर अनुसूचित जनजाति आयोग के अधिकारों और सुरक्षा उपायों से वंचित वंचित करने के संबंध में विशिष्ट शिकायतों की जांच करना। ये एक क्यूसी जुडिशियल बॉडी है, अर्ध न्यायिक संस्था, इसे सिविल कोर्ट की शक्ति प्राप्त है। अभी तक जितने भी हमने पढ़े थे सबके सदस्यों अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहे थे, सभी के पास अपना सिविल न्यायालय है। ठीक है, अब बात होती है सर राष्ट्रपति संसद स्वीकृति अस्वीकृति का कारण बनता है। ठीक है, अब बात होगी सर प्रेसिडेंट संसद स्वीकृति अस्वीकृति का कारण बताता है कि भाई किसी भी रिपोर्ट को यदि स्वीकार नहीं कर रहा है तो वो संसद को बताएगा क्यों नहीं कर रहा है। ठीक है, राज्य में यदि कोई राज्य रिपोर्ट है तो राज्यपाल राज्य विधानमंडल कारण बताता है कि भाई वो उस रिपोर्ट को क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, क्या कारण है, ये सारी चीजें। हालांकि इसको आप ना भी चाहो तो कोई बहुत बड़ी समस्या है नहीं। ठीक है, चलिए अब यहां पर बात आ जाती है, क्योंकि बहुत ज्यादा डीप चला जाएगा, यहां तक ही रहने देना इसको, है ना, यहां तक ही रहने देना। चलिए अब बात आती है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की कि सर ये एक संवैधानिक निकाय है। इसे 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा 19 फरवरी 2004 को इसका गठन कर दिया और ये आर्टिकल 338 ए में आता है। और हमने ये भी किस में पढ़ा था, कौन से आर्टिकल में हमने इसकी बात कर ली थी, तो ये भी भैया आप लोग बता सकते हैं कि सर ये भी किस में आता है, 338 ए में। यानी कि दोनों संस्थाएं ही किस में आती हैं, 338 ए में। इसका अधिकार क्षेत्र बस मंत्रालय बदल जाता है। इसका मंत्रालय जनजातीय कार्य मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की सर अनुसूचित जनजाति आयोग, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, वो क्या था, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। ठीक है, ये किसके लिए है? चलिए बहुत बढ़िया। तो ठाकुर विष्णु जी, फिर आपने अपने नोट्स क्यों नहीं बनाए? क्या आप ये अपनी गलती नहीं मानते? जब कल आपको पीडीएफ दी गई थी तो आपने क्यों नहीं बनाए नोट्स? आप बताओ, क्या अपनी गलती इसको नहीं मानोगे? अगर आप दिल पर हाथ रखकर कह दोगे कि नहीं सर ये आपकी गलती है, तो मैं अपनी गलती मान लूंगा कि हाँ मेरी गलती होगी, मैंने आपको एडवांस में पीडीएफ दे दी। अगर आप अपने सच्चे मन से कहोगे कि हाँ जी मेरी गलती है, मैं कल नहीं पढ़ पाया या मुझे कोई जरूरी काम था, तब तो मैं मान सकता हूँ कि आपका जेन्युइन कारण है। लेकिन पीडीएफ भी आपको दी गई, उसके बावजूद भी आप नहीं पढ़े, आपने नोट्स नहीं बनाए, तो फिर इसमें मेरी गलती तो नहीं है, ठीक है। लिख लिया भैया? अब नहीं आएगा आपका कमेंट? सर जी टाइम भी होना चाहिए, बिल्कुल टाइम होना चाहिए, लेकिन ये टाइम कहाँ पर है? मैं मानता हूँ कि भाई आपके पास अभाव है समय का, सुबह से शाम तक क्लासेस चलती हैं, लेकिन हमें यूज तो करना पड़ेगा। क्या मैं ये बहाना मान लूँ अपना कि भाई मेरे पास बहुत सारे काम है, मैं आज क्लास नहीं लूंगा? आप मान लोगे मेरे इस बहाने को? अगर मैं आपकी क्लास ना लूं और मैं ये कह दूं जी आज मेरे पास बहुत सारे काम थे इसलिए मैंने आपकी क्लास नहीं ली, आप मानोगे? आप ये कहोगे जी आपका काम तो हमें पढ़ाना भी है, आपकी क्लास लेना जरूरी है, ये आप मेरा काम भी है। फिर आप कब कहोगे? आप यही तो कहोगे जी आपने जानबूझ के छोड़ दी क्लास। ऐसे ही मैं कहूंगा कि भाई काम बहुत सारे हैं लेकिन पढ़ना नोट्स बनाना भी तो एक काम है, इसके लिए भी तो टाइम निकालना पड़ेगा ना जी। ठीक है, चलिए बिल्कुल हाँ जी, मिल्खा जी बिल्कुल। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ये एक वैधानिक निकाय है, अनुच्छेद 338 ए में है। इसका अधिकार जनजातीय कार्य मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स पर है। ठीक है, बस लिख लिया यहां तक आप लोग इसको? अब तो मैं बहुत टाइम दे रहा हूं आप लोगों को भैया शंकर, अब तो मैं इतना टाइम दे रहा हूं और कुछ ज्यादा सेंटेंस भी तो नहीं है। ये आपको ये 3 सेंटेंस हो गए केवल इंग्लिश के, 3 हो गए केवल हिंदी के, और 3 भी कहां है, 2-2 शब्द हैं भैया। इतना भी अगर 2-2 5-5 मिनट में नहीं लिख पा रहे तो फिर क्या करूं मैं बताओ? नेक्स्ट है, अब इसमें हम बात करेंगे कि सर इसमें एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा और 3 पूर्णकालिक सदस्य होंगे, जिसमें एक महिला जरूर होगी। इन सदस्यों में एक महिला जरूर होगी। ठीक है, अब इनकी नियुक्ति भी कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे। कार्यकाल कितना होगा? 3 वर्ष का। पहले अध्यक्ष कौन थे अनुसूचित जनजाति आयोग के? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के पहले अध्यक्ष थे कुंवर सिंह टेकराम या टेकाम। कौन थे? कुंवर सिंह टेकाम। और वर्तमान में है अंतर सिंह आर्य। कौन है? अंतर सिंह आर्य। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष पहले कौन थे, वर्तमान में कौन है? आप कहेंगे जी 2004 में जो पहले बने थे उनका नाम था कुंवर सिंह टेकाम। वर्तमान में कौन है? अंतर सिंह। कौन है जी? अंतर सिंह। लिख लीजिए, बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी से इसको नोट डाउन करिए। बारह दिन के लिए भैया, मात्र 13 दिन के लिए बने थे अटल बिहारी वाजपेयी। एक समय में सबसे कम कार्यकाल अटल बिहारी वाजपेयी का था। रफ्तार वैसे बहुत कुछ अलग है भाई इसमें, वो रेलवे का है तो रेलवे के हिसाब से पॉलिटी पढ़ी हमने, यहाँ पर हम यूपी पुलिस यूपीएसआई के आधार पर पढ़ रहे हैं। चलिए
आगे बात करते हैं। लिखा है कार्य क्या है, सेम वही कार्य होंगे कि अनुसूचित जनजाति आयोग के संरक्षण, वह अनुसूचित जाति आयोग है या अनुसूचित जनजाति आयोग है, बस कल्याण विकास और वही सब काम है, वही सब काम है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, सिविल शक्ति, सिविल न्यायालय इसके पास है, अब तक सभी के पास सिविल न्यायालय है। ठीक है जी, चलिए तो ये सारी चीजें हम पढ़ लेंगे। चलिए, एक आयोग हमारा और बचा है, एक आयोग हमारा बचा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, चलिए लिख लीजिए यहाँ पर। मैथ की क्लास नहीं दिख रही क्या आज इसमें, यूपी पुलिस में? अभी बताते हैं बेटे, चलिए। अब भाई आज अगर आप आज से जुड़े हैं तो आपको और मेहनत करनी पड़ेगी, आपको सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि अब तो पॉलिटी लगभग खत्म हो गई 99%। ठीक है, एक दो चैप्टर और बचे हैं, वो भी हम करेंगे। यहाँ तक आप लोग लिख लीजिए जल्दी जल्दी से। अब बात आती है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, देखिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की बात करेंगे कि सर ये क्या है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, आयोग 1992 के तहत 17 मई 1993 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, अधिनियम आया था 1992 में। एक्ट क्या आया था जी, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट 1992 में आया था, जिसके द्वारा भैया इसकी इस 17 मई 1993 में स्थापना कर दी गई थी। इसमें एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा, उपाध्यक्ष होगा, ठीक है, 5 अन्य सदस्य होंगे, एक चेयरमैन होगा। ठीक है जी, एक चेयरमैन होगा, एक डिप्टी चेयरमैन होगा। कौन होगा जी, आप कह सकते हैं सर एक डिप्टी चेयरमैन होगा, डिप्टी चेयरमैन। तो यहां पर आप लिख सकते हैं जी कौन होगा, आप कहेंगे सर एक होगा डेप्यूटी चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन। ठीक है, 5 अदर सदस्य होंगे इसमें, इनमें से अध्यक्ष सहित 5 सदस्य अल्पसंख्यक समुदायों से होंगे। इसमें जो 5 सदस्य हैं अध्यक्ष सहित, ये अल्पसंख्यक समुदायों से ही होते हैं, यानी कि सभी लोग इसमें माइनॉरिटीज होते हैं। सभी लोग इसमें कौन होते हैं, माइनॉरिटीज होते हैं। ठीक है, इसमें सभी लोग कौन होंगे, माइनॉरिटीज होंगे। चलिए ये आप लोग लिख लीजिए, यहाँ पर आप लोग लिखिए कि सर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना कब की गई थी, 17 मई 1993 में। किसके द्वारा, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के द्वारा। इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं, और अध्यक्ष सहित पांचों सदस्य क्या होगा, आप कहेंगे सर अल्पसंख्यक होंगे, माइनॉरिटीज होंगे, अल्पसंख्यक समुदाय से होंगे। ठीक है, और these 5 members इंक्लूडिंग द चेयरमैन आर फ्रॉम माइनॉरिटी कम्युनिटीज। चलिए तो ये आप इसको फटाफट से लिख लें, फटाफट से लिखिए। नेक्स्ट है कि सर इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, पहले अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति सरदार अली खान। न्यायमूर्ति सरदार अली खान, वर्तमान में इकबाल सिंह लालपुरा, इकबाल सिंह लालपुरा इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। इसका भी काम वही है कि अल्पसंख्यकों के सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक विकास से संबंधित अध्ययन, अनुसंधान और विश्लेषण करना, ये आप पढ़ लीजिए। तो ये हमारे हो गए भैया कुछ महत्वपूर्ण आयोग जिनको हमने पढ़ा। ठीक है, अब सीबीसी या और अन्य इन्वेस्टिंग एजेंसी हैं तो उनको पीडीएफ में मैंने ऐड कर दिया, वो आप पढ़ना। अब हम पढ़ेंगे, कल हम लोग बात करने वाले हैं, कल हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे चैप्टर्स पर जो हमने नहीं पढ़े, जैसे कि संघ लोक सेवा आयोग है, वित्त आयोग है, ठीक है, जैसे यूपीएससी है, वित्त आयोग है, केंद्र राज्य संबंध है, इन पर हम कल बात करेंगे। तो सभी को भैया आप लोग ये ध्यान से पढ़ते चलें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।